ये जो पहला यूनिट है इसमें से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपके कोर्स के ब्लूप्रिंट के अनुसार, और इसलिए इसको इस चैप्टर में आपको बहुत लंबे लंबे उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 नंबर के लायक आपको याद करना है। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम ये देखेंगे कि इंग्लिश क्यों, मतलब इंग्लिश को क्यों सीखना है, और इंग्लिश का लैंग्वेज में स्टैंडर्ड स्टेटस क्या है। जैसे हम हमारे कोर्स में इसे हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं, इसलिए इस यूनिट का नाम है लर्निंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। और फिर इसको सीखने में या सिखाने में जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ये देखना है। फिर फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज तो हम इसमें देख रहे हैं कि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज किसे कहते हैं, और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है। तो इस यूनिट को हम मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर के रूप में देखने वाले हैं, और आपके पास उत्तर सुलभ मैंने कर दिया है इन स्लाइड्स के द्वारा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो यूनिट 1 है, ये आपके टेक्स्ट बुक में जो यूनिट 1 लिखा हुआ उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, उसी से ये नोट्स भी बना हुआ है। लेकिन अच्छा होगा यदि आप उसको 1 या 2 बार पढ़ लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, और इसमें जो प्रश्न है और उत्तर है उसको आप उतार लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। जो इंग्लिश इंडिया में इम्पॉर्टेंट क्यों है, या फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडियन स्कूल्स, या इससे रिलेटेड कई प्रश्न बन सकते हैं। उन प्रश्नों के लिए जो कॉमन आंसर है वो मैंने यहाँ आपके लिए दिया है। ये 7 पॉइंट्स में है, तो कम से कम 5 पॉइंट तो आप जरूर याद रखिएगा। 7 याद यदि रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो कम से कम 5 आप याद रखिएगा। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, या फिर यदि क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट नहीं आया, सिग्निफिकेंस आया, ये जैसे सिग्निफिकेंस वर्ड आया, तो आप यहाँ लिख दीजिए इंग्लिश इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, तो उत्तर में हो और प्रश्न में जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहेगा। और ये उसके पॉइंट है। रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द एसोसिएटेड सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज, एक लाइब्रेरी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने मन से, यदि आपके दिमाग में कुछ और पॉइंट्स है तो आप इसको और लंबा कर सकते हैं। इंग्लिश के इम्पोर्टेंस के ऊपर है ये प्रश्न, और स्कूल में हमें इंग्लिश को सिखाना है, इसके ऊपर है। फिर एक इस तरह प्रश्न आ सकता है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको कोटेशन में डाल दिया, मान लीजिए इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कोट करके एक्सप्लेन कर दिया। या व्हाट डू यू मीन बाय saying that English is an international language? Why is English a link language? ये भी पूछ सकता है। English is a library language and so it is very important. Explain the statement. ऐसा भी आ सकता है। तो ये सभी तीनों के लिए जो उत्तर है आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए है, और इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल जो भी बातें होंगी वो सामान्यतः अंग्रेजी में ही होता है। जैसे एयरपोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश होता है, और इंटरनेशनल ट्रैवल में आपको वो मदद करेगा। फिर यदि आप बाहर से ऑनलाइन कोई सामान मंगाना चाहते हैं, या देश के अंदर भी जो ऑनलाइन आप मार्केटिंग करेंगे उसमें भी इंग्लिश का महत्व रहता है। भले आप ऑर्डर हिंदी में करें, लेकिन जो सामान आता है उसमें इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और इसलिए वो एक महत्वपूर्ण भाषा है, ऐसा करके हम साबित कर सकते हैं। लाइब्रेरी के बारे में, इंग्लिश इज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये देखिए, मोस्ट ऑफ द गुड बुक्स वी सी इन एनी गुड लाइब्रेरी आर इन इंग्लिश, और सर्चिंग एनी मैटर इन गूगल इज ऑल्सो इजी इफ यू नो इंग्लिश। ये सब लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश के महत्ता को दर्शाते हैं। फिर जो लिंक लैंग्वेज के रूप में भी है, जैसे रिक्शा पुलर लोग भी जब हम बोलते हैं कि ऑटो रिक्शा, तो वो भी एक अंग्रेजी शब्द है। चाय के दुकान में जाके 2 कप टी दे दो या कॉफी दे दो, ये सब अंग्रेजी वर्ड है। टाइम क्या हुआ, तो टाइम एक इंग्लिश वर्ड है। तो एक लिंक के रूप में हम शब्दों के लिंक
हम पाते हैं सामान्य भाषाओं में, तो इसलिए इंग्लिश का महत्व है करके हमें साबित करना होता है या एक्सप्लेन करना होता है। एक रिव्यू क्वेश्चन है, वुड इट बी अ गुड आइडिया टू रिमूव इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द स्कूल सिलेबस? मतलब क्या एक अच्छा आइडिया है यदि हम अंग्रेजी भाषा को स्कूल के सिलेबस से हटा दें? ये एक क्वेश्चन है रिव्यू के लिए, आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि इंग्लिश सीखने के फायदे, इंग्लिश सीखने के नुकसान, और आप चाहे तो बता सकते हैं कि क्या ये गुड आइडिया है इंग्लिश को हटाना। व्हाट डज लैंग्वेज लर्निंग ए लैंग्वेज बेसिकली मीन? ये एक प्रश्न बनता है और इसका उत्तर यहाँ 3 लाइन में दिया हुआ है। मुख्य रूप से लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है 4 क्षेत्रों में दक्षता हासिल करना। वो है लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। इसको शॉर्ट में LSRW लिखते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 स्किल जुड़ा हुआ होता है किसी भी भाषा के सीखने में, और अंग्रेजी के भाषा में तो है ही। अब आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश एज L2 एट द स्कूल लेवल? अब ये L2 क्या है ये आपको नहीं मालूम होगा, आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। यहाँ पर L1 और L2 दो बातें होती हैं, दोनों भाषा को ही हम भाषा का ही चिन्ह है L1 और L2। L2 मतलब सेकेंड लैंग्वेज और L1 मतलब फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज मतलब आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज था हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। लेकिन टेक्निकली जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो उसे हम मातृभाषा के रूप में भी परिभाषित करते हैं, लेकिन हमारे इस अंग्रेजी के शिक्षण में वो ये मुद्दा नहीं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा। और इससे यहाँ पर L2 से मतलब इंग्लिश है, और इसको सीखने के उद्देश्य क्या क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता था, Why do you teach English as L2 at the school level? ऐसा भी पूछ सकता है, तो भी आपके आंसर में ये पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ये ऊपर जो है आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। इंग्लिश इज टॉट इन स्कूल, द रीजन्स फॉर इंग्लिश टीचिंग इन स्कूल आर गिवन बिलो, ऐसा करके आप लिख सकते हैं कि क्या क्या रीजन है करके। ऐसा करके इसको आप थोड़ा लैंग्वेज को ठीक करके भी, या इसी रूप में भी आप लिख सकते हैं आंसर को कि ये क्या कारण है या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स जैसे हम लिखते हैं तो लिसन एंड अंडरस्टैंड, लिसनिंग स्किल आ गया, स्पीकिंग स्किल आ गया। ये क्रम देखिए, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। लेकिन ये केवल ये ब्रैकेट वाली चीजों को लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको नंबर तभी मिलेगा जब ये पूरा सेंटेंस आप लिख पाओगे, है ना। और कारण पूछेगा, रीजंस पूछेगा सीखने के लिए, तो भी आपको इन्हीं पॉइंट्स को आप इलाबोरेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए यूज वोकैबुलरी, बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन लर्निंग इंग्लिश, ये सब के लिए हम इंग्लिश को सिखाते हैं, मतलब इंग्लिश सीखने के उद्देश्य। फिर आता है चैलेंजेस क्या है, इंग्लिश को सिखाने के चैलेंजेस क्या क्या है। तो इसके भी यहाँ पर 4 पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है, ये आपने बुक से ही उठाया हुआ है। और ये 4 पॉइंट में ये याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप ऐसे याद रखिएगा। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सपोजर टू इंग्लिश, अनट्रेन्ड एंड लेस क्वालिफाइड टीचर्स, लैक ऑफ मोटिवेशन और लैंग्वेज स्ट्रक्चर। ये 4 चैलेंजेस हैं, इनको भूलिएगा मत। और इसके बाद जो अंदर जो पैराग्राफ आपको लिखना है, इसमें थोड़ा बहुत आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। लैक ऑफ एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपको कितना किसी भाषा को सीखने के लिए वातावरण मिलता है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर अंग्रेजी का नहीं पढ़ते, इंग्लिश न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, हमारे स्कूलों में जो मॉर्निंग असेंबली होता है वो अंग्रेजी में नहीं होता है, तो उस कारण से अंग्रेजी के प्रति हमारा जो हमारे लिए जो एक्सपोजर है वो काफी कमजोर होता है या कम होता है या नहीं भी होता है। तो एक्सपोजर जब हम बढ़ाएंगे तभी हम अंग्रेजी को ज्यादा सीख पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो ये एक चैलेंज है कि हम इसको कर नहीं पा रहे हैं, हम प्रॉपर एक्सपोजर जो है
को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्कूलों में। तो इसके लिए इसका चैलेंज को ओवरकम करने के क्या क्या मेथड्स है पूछने से हम लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस चैलेंजेस वी कैन स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इन स्कूल्स। और फिर जो मॉर्निंग असेंबली होता है उसमें हम सप्ताह के 6 दिन में 2 दिन अंग्रेजी में सारी बातें करें, एक सॉन्ग अंग्रेजी का गाएं, और जो शपथ हम लेते हैं वो हम हिंदी में कुछ दिनों में लें और बाकी कुछ 2-3 दिन हम इंग्लिश में लें। इस तरह से एक्सपोजर टू इंग्लिश हम बढ़ा सकते हैं। अनट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड लेस क्वालिफाइड टीचर्स, इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे अधिकांश शालाओं में अंग्रेजी के लिए, विशेष रूप से अंग्रेजी के लिए प्रशिक्षित टीचर्स और नहीं है। सामान्यतः कोई भी टीचर जो है जिसने इंग्लिश कभी पढ़ा होगा वो इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन इस पॉइंट में इस बात का जिक्र किया गया कि टीचर शुड बी ट्रेन्ड इन कंटेंट एज वेल एज इन पेडागोजी। कंटेंट मतलब जो विषय वस्तु है उस पर भी ट्रेनिंग होना चाहिए टीचर्स का, और पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र। फिर मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं है अंग्रेजी सीखने के लिए। अंग्रेजी सीखने वाले को थोड़ा ज्यादा इज्जत मिलता है, ऐसे हमें कई बार लगता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन तो है, और ये मोटिवेशन हमको किसी न किसी तरीके से बच्चों में डालना होगा, तो भी इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं। लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी जिस तरह से हम लिखते हैं, बोलते हैं या समझते हैं, उस तरह से हम इंग्लिश को नहीं कर सकते। इंग्लिश का लैंग्वेज स्ट्रक्चर अलग है, उसका ग्रामर अलग है, और हिंदी का अलग है, जो हमारी प्रथम भाषा है उसका अलग है। तो ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो 2 भाषाओं का अलग अलग होने से एक समस्या आती है, वो भी एक चैलेंज है। इसको ओवरकम करने के लिए हमें प्रॉपरली जो है ग्रामर को सिखाना होगा, और ज्यादा से ज्यादा उसका यूसेज करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में हम बाकी चीजों को देखेंगे। थैंक यू।